हेलो एवरीवन। तो आई एम डॉक्टर जया चौहान। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स स्वच्छता पेपर 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनमें से आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का पोर्शन बनता है। तो इसमें आपके 5 मार्क्स का भी या 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है मिड डे मील प्रोग्राम। देखिए, ये जो प्रोग्राम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये 10 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है लिखने के लिए, इसलिए आपको ये पता ही होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। तो फटाफट से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं कि जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले मद्रास स्टेट ने लॉन्च किया था 1956 में। आपको ईयर थोड़ा याद रखना है, ये कई बार MCQ में भी पूछ लेता है। ठीक है, द मिड डे मील प्रोग्राम एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1961 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसको हम स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी स्कूल का लंच प्रोग्राम। सबको पता ही होगा ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करना, किसका, स्कूल चिल्ड्रन का। दूसरा है कि चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करना कि वो खुद को एनरोल करें स्कूल में, है ना। और रेगुलर अटेंडेंस इंक्रीज करना। ठीक है, कैसे, उनको एक न्यूट्रिशन, है ना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी कि खाना जो देने का पर्पज़ ये है कि न्यूट्रिशन भी मिले बच्चों को और उनमें कहीं ना कहीं एक रेगुलर अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो रेगुलरली नहीं आते हैं, तो अगर उनको खाना मिलेगा तो इसकी वजह से वो रेगुलर आएंगे। ठीक है, अब आता है, अगर मिड डे मील्स जो है अगर स्कूल चिल्ड्रन के लिए करना है तो हमको कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो है वो माइंड में रखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। जो मील है वो सप्लीमेंट होना चाहिए, नॉट अ सब्सटीट्यूट टू द होम डाइट। होम डाइट का सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, एक सप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा मील है उसको सप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड, यानी कि जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका एटलीस्ट 1/3 पार्ट उसको सप्लाई करना चाहिए एंड प्रोटीन का कितना, हाफ पार्ट। ठीक है, जो कॉस्ट है मील की वो रीजनेबली लो होना चाहिए एंड जो मील है वो स्कूल में इजीली प्रिपेयर किया जा सके एंड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस नहीं हो। और देखा जाए तो लोकली अवेलेबल फूड्स हैं वो यूज़ करना चाहिए एंड मेन्यू जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इनमें क्या लिखना है कि मिड डे मील प्रोग्राम होता क्या है, कब लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है, ये पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, हाँ, दूसरी बात एक ये भी है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो मिनिमम नीड प्रोग्राम का भी पार्ट बन गया है इन द 5th 5-year प्लान में एंड करेंटली मिड डे मील स्कीम रिप्लेस इट इन एंटायर कंट्री। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम था उसको किसने रिप्लेस किया है, मिड डे मील स्कीम ने। ठीक है, इसको नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट भी कहते हैं टू प्राइमरी एजुकेशन। ये लॉन्च किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 15 अगस्त 1995 और रिवाइज किया था कब, 2004 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। कैसे, एनरोलमेंट इंक्रीज करके, ठीक है, रिटेंशन अटेंडेंस को इंक्रीज करके एंड जो हमारे प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट हैं उनका न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव कर दिया जाए। ये इम्प्लीमेंटेड किया गया था 2408 ब्लॉक्स में इन द फर्स्ट ईयर एंड पूरे होल कंट्री को कवर किया गया था 1997 से 1998 में। ये जो प्रोग्राम है इनिशियली कवर करता है चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्टेज के चिल्ड्रन इसमें रहते हैं। कौन कौन से, 1 to 5 वाले इन गवर्नमेंट स्कूल, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, और एक्सटेंडेड किया गया था 2002 में। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है कि इसमें मिनिमम 300 कैलोरीज देना है, 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए सारे चिल्ड्रन के लिए, क्लास 1 to 5 एंड क्लास 6 to 8 के लिए 700 कैलोरीज होना चाहिए, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि देखिए, अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है 5 मार्क्स में या कई बार 10 मार्क्स में। तो आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच हैज़ बीन डिफाइंड एज पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी,
यानी लोगों के पास एबिलिटी हो रिप्रोड्यूस करने की और अपनी फर्टिलिटी रेगुलेट करने की, एंड वुमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफ्टी एंड द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग। यानी जो वुमेन है वो एबल हो प्रेगनेंसी के थ्रू जाने के लिए एंड चाइल्ड बर्थ सेफ्टी के लिए, एंड जो आउटकम है प्रेगनेंसी का वो सक्सेसफुल हो इन टर्म्स ऑफ द मैटरनल और इन्फेंट सर्वाइवल, यानी मैटरनल यानी माँ और बच्चा दोनों ही सर्वाइवल में सक्सेसफुल हों। एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस एंड फ्री ऑफ फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजेस। इतना तो सबको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट थोड़ा सा याद रखें। 15 अक्टूबर 1997 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका आरसीएच का फेज़ 1 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया गया था। अब आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या चीज़ें की गई थी, जो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरवेंशन किया गया था उसमें सबसे पहले चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन के लिए, यानी चाइल्ड का सर्वाइवल अच्छे से हो उसके लिए सबसे पहले इम्यूनाइजेशन किया गया था, विटामिन ए किया गया था टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी की गई थी, एंड द प्रिवेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू द निमोनिया से डेथ प्रिवेंशन करने के लिए भी काम किया गया था। नेक्स्ट है सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के लिए क्या किया गया, एंटीनेटल चेकअप, इम्यूनाइजेशन फॉर टिटनेस के लिए इम्यूनाइजेशन, सेफ डिलीवरी, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टारगेट फ्री अप्रोच, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी सारे लेवल पर, आईईसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, स्पेशली डिज़ाइन आरसीएस पैकेज होगा अर्बन स्लम्स के लिए, जो अर्बन में स्लम्स हैं उनके लिए, और ट्राइबल एरियाज़ के लिए, डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट्स अंडर लोकल कैपेसिटी एनहेंसमेंट, ठीक है। आरटीआई और एसटीडी क्लिनिक्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है, सब लोग जानते हैं आरटीआई एंड एसटीडी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के भी क्लिनिक्स बनाए जाएंगे अलग से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फैसिलिटी दी जाएगी सेफ अबॉर्शन के लिए पीएससी लेवल पर, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स वहाँ पे लिए जाएंगे और इक्विपमेंट दिए जाएंगे। एनहेंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा थ्रू पंचायत, वुमेन ग्रुप्स एंड एनजीओज के थ्रू, और एडोलसेंस हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन भी इसमें क्या है इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें आता है कि इंटरवेंशन इन सिलेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। इंटरवेंशन जो है हमारे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सिलेक्ट किए गए हैं, तो स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट होगा आरटीआई एंड एसटीडी का सब डिविजनल लेवल पर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर दी जाएगी एट सिलेक्टेड एफआरयूज बाय द प्रोवाइडिंग ड्रग्स, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर दी जाएगी ड्रग्स के थ्रू एंड स्टाफ नर्स के थ्रू एट द पीएससीज, एडिशनल एएनएम एंड सब सेंटर्स इन द वीक डिस्ट्रिक्ट फॉर इंश्योरिंग एमसीएच केयर, यानी एएनएम को जो है वो एडिशनल किया जाएगा सब सेंटर्स पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि वीक हैं। डिलीवरी सर्विसेज इंप्रूव की जाएंगी, इमरजेंसी केयर बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट किट्स, इमरजेंसी केयर जो है इंप्रूव की जाएगी बाय प्रोवाइडिंग किट्स, आईयूडी इंसर्शन किया जाएगा एंड एएनएम किट्स दी जाएंगी सब सेंटर्स पर, एंड द फैसिलिटी ऑफ द रेफरल ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको फैसिलिटी दी जाएगी ट्रांसपोर्ट की टू द नियरेस्ट रेफरल सेंटर थ्रू पंचायत इन वीक डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो कई सारे जो मेजर इंटरवेंशन किए गए हैं आरसीएच फेज 1 में वो आपको याद रखने कौन कौन से, एसेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद 24 हार्ट डिलीवरी सर्विसेज दी जाएंगी, यानी 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा होगी पीएससी और सीएससी लेवल पर। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिकेम अ पार्ट ऑफ आरसीएच प्रोग्राम का पार्ट कब बना था, 1997 में, ये आपको याद रखना है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर टू रिड्यूस पेरीनेटल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, यानी जो न्यूबॉर्न है उसकी केयर अच्छे से की जाएगी ताकि पेरीनेटल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सके। डायरियल डिसीजेज कंट्रोल बाय प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो डायरियल डिसीजेज हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके, कैसे, बाय द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने इंट्रोड्यूस किया था लो ऑस्मोलैरिटी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ऐसा ओआरएस जिसमें ऑस्मोलैरिटी जो है वो लो है, एंड जिंक को यूज़ किया गया था एज एन एडजंक्ट टू ओआरएस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया को मैनेजमेंट करने के लिए उसमें जिंक भी ऐड किया गया था, क्योंकि जिंक ऐड करने से क्या होता है, जो रिडक्शन ऑफ नंबर, यानी नंबर में भी रिडक्शन होता है, और जो एपिसोड्स हैं सीवियरिटी ऑफ एपिसोड में भी रिडक्शन होता है, और जो हमारे डायरिया का ड्यूरेशन है, यानी मान लो एक ड्यूरेशन यानी 2 दिन में डायरिया हुआ फिर 2 दिन बाद फिर हो गया, तो जो उसका ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जाता है, यानी 2 दिन में नहीं होगा, आपको लंबे समय के बाद होगा जिंक को ऐड करने से। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज कंट्रोल होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन में विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जाएगा। एनीमिया भी बच्चों में कंट्रोल किया जाएगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ दाइस को ट्रेनिंग दी जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट सर्वे यानी डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया जाएगा जिसमें हम हाउस होल्ड सर्वे करेंगे एसेस करने के लिए कि वुमेन का हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आरसीएच प्रोग्राम फेज़ 1 में आता है। की इंडिकेटर्स क्या है कि परसेंटेज देखा जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन का विद फुल ईएनसी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज का परसेंटेज देखा जाएगा, होम डिलीवरीज का परसेंटेज देखा जाएगा,
करेंट कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट देखी जाएगी, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुली इम्यूनाइज, ऐसे चिल्ड्रन का परसेंटेज देखा जाएगा जो कि पूरी तरह इम्यूनाइज्ड है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अननीड फॉर फैमिली प्लानिंग एंड परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विजिट्स बाय हेल्थ वर्कर्स इन प्रीवियस 3 मंथ्स, एंड परसेंटेज देखा जाएगा हेल्थ वर्कर का जिन्होंने पिछले 3 महीने में जहाँ पे विजिट किया वो देखा जाएगा। अब आता है RCH का फेज सेकंड जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड प्रोग्राम है, उसका फेज सेकंड जो है 1 अप्रैल 2005 को आया था, ये आपको याद रखना है। इस प्रोग्राम का फोकस है कि मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी रिड्यूस हो, एंड हम एम्फेसिस करें रूरल हेल्थ केयर पर, यानी कि जो गाँव में जो हेल्थ केयर है उसको हमको फोकस करना है, स्पेशली जो माँ और बच्चे की मॉर्बिडिटी है, यानी उनकी मौतें जो हैं पहले बहुत ज़्यादा होती थी, उनको कम किया जा सके। तो जो फेज़ 2 का जो एम है वो यही है। तो आपके एग्जाम में यही लिखना है कि इसका फोकस क्या है। तो फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी विद एम्फेसिस ऑन द रूरल हेल्थ केयर। तो मेजर स्ट्रेटजीज क्या है सेकंड फेज में वो आपको देखनी है। सबसे पहला है इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, गाइडलाइंस फॉर नॉर्मल डिलीवरी हो, एंड मैनेजमेंट हो। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन अगर कोई है तो उसको कॉम्प्लिकेशन का क्या पे मैनेजमेंट हो, PSC और CSC लेवल पर हो मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा, एंड फॉर ANC एंड स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ फॉर ANM HM हैव बीन फॉर्मली डिसेमिनेटेड टू द स्टेट्स। ANM 1 LHVs have now been permitted to use drugs in specific emergency, यानी ANMs को भी अब परमिट किया गया है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो स्पेसिफिक ड्रग्स दे सकती हैं। कौन दे सकती हैं? ANMs दे सकती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए। ये भी इसमें फेज 2 में आया है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, दूसरे में इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, दूसरा है इमरजेंसी में हमें क्या करना है, 24 हावर डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए। सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सिजरियन सेक्शन जो है वो इमरजेंसी में आता है। न्यूबॉर्न केयर होना चाहिए, सिक चिल्ड्रन की इमरजेंसी केयर होना चाहिए, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज होनी चाहिए, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फैसिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज होनी चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। अब आता है 3 क्रिटिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ फैसिलिटी बीइंग डिक्लेयर्ड एज FRU। तो 3 क्रिटिकल डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी उनको डिक्लेयर करना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्जिकल इंटरवेंशन, न्यूबॉर्न केयर एंड ब्लड स्टोरेज, यानी 3 चीज़ें होनी चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन, न्यूबॉर्न केयर एंड ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए 24 आवर बेसिस पर, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, है ना, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जाए, ठीक है, इन लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक केयर, ब्लड स्टोरेज सेंटर्स बनाए जाएं, और जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव में जननी सुरक्षा योजना है। इस स्कीम का मॉडिफाइड, ये पहली नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम थी जिसको मॉडिफाइड किया गया न्यू स्कीम को, जिसमें हम कहते हैं JS5 विच इज़ दी जननी सुरक्षा योजना, जो कि 12 अप्रैल 2005 को NRHM के अंडर जो है वो करी गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी थ्रू इंकरेजिंग डिलीवरी एट अ हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर डिलीवरी की जाए। दूसरा ये है कि फोकस किया जाए इंस्टीट्यूशनल केयर पर अमंग वुमेन, उन वुमेन के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ में आती हैं। साइलेंट फीटर्स क्या है, जननी सुरक्षा योजना के एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर NRHM। इट इंटीग्रेट्स द बेनिफिट ऑफ, इसमें कैश असिस्टेंस का बेनिफिट होता है विद इंस्टीट्यूशनल केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर भी होती है, एंड दिस बेनिफिट विल बी गिवन। ये बेनिफिट जो है सारे वुमेन को मिलना चाहिए, बोथ रूरल एंड अर्बन में, जो कि बिलोंग करती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन पर, एंड जिनकी एज 19 ईयर्स उससे ज़्यादा है, एंड द फर्स्ट 2 लाइव बर्थ्स पर। जबकि हमें जो स्पेशल फोकस करना है 10 लोअर स्टेट्स में करना है, ठीक है, जिनमें लाइक जैसे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है जिनमें, इनका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम एंड जम्मू कश्मीर। द बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड अप टू द 3rd चाइल्ड। जो बेनिफिट है ये 3rd चाइल्ड एक्सटेंड किया जा सकता है इफ़ द मदर ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अगर जो मदर है वो खुद के अकॉर्डिंग वो चूज़ करती है कि वो स्टरलाइजेशन में जाएगी इन द हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पर उसको डिलीवर किया गया है, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद ही अगर वो स्टरलाइजेशन में जाती है तो उसको 3rd चाइल्ड के तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आशा जो है वो वर्क करती है एज अ लिंक हेल्थ वर्कर। ये लिंक है आशा हेल्थ वर्कर के बीच में और पुअर प्रेग्नेंट वुमेन एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में in the low performing states. ASHA would be responsible for making available institutional antenatal as well as postnatal care. आशा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर escorting a pregnant woman to the health center. प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ सेंटर पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसी तरह तो जो है हमारा ये RCH जो है इसमें आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है।